हमारी अपनी एक गरिमा है, शब्दों की एक मर्यादा है, और लोकतांत्रिक दृष्टि से यहाँ पर मर्यादाएं और मानवीय मूल्य नेता खो चुके हैं। थर्ड क्लास की लैंग्वेज यूज करते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि आप अगर उमेश कुमार का विरोध करते हैं, उन पर बयानबाजी करते हैं, कटाक्ष करते हैं, कुटाराघात करते हैं, जितना भी इस विधानसभा के अंदर, इस प्रदेश के अंदर आप प्रतिपल उमेश कुमार का विरोध करते हैं, उसी पल आप उनको उतना ही मजबूत कर रहे हैं लगातार। आपको इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप एक राजनेता को जितना टारगेट कर रहे हो, आप उतना ही उसको और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। ज़रूरत है आप साइलेंट होकर के काम करें, ग्राउंड पे काम करें, अपने लोग तैयार करें, जनता को मजबूत करें, अपनी वोट बैंक की पॉलिसी पे काम करें, अपना अच्छा मैनेजमेंट तैयार करें। और बाबा रामदेव जी का भी समय समय पे बहुत आशीर्वाद मिला, लोकसभा स्पीकर जी का भी मिला, और उत्तराखंड से भी कई नेताओं का आशीर्वाद मिला है, खास करके हरिद्वार से तमाम लोगों का मुझे आशीर्वाद, रुड़की से। जिसके पास नया खून है, जिसके पास नया जुनून है, जिसके पास नई दृढ़ता है, वीरता है, तरंग है, पराक्रम है, साहस है, शौर्य है, जिसके पास धरती जैसा धैर्य है तो अग्नि जैसा तेज, वायु जैसा वेग है तो जल जैसी शीतलता, तो आकाश जैसी विराटता वाला 70 करोड़ युवाओं की आवाज। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह के घटनाक्रम उत्तराखंड में चल रहे हैं, उसमें मुख्य तौर पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं हरिद्वार जिले पर, क्योंकि हरिद्वार लोकसभा सीट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और हॉट सीट भी रहती है, क्योंकि यहाँ जितने भी दावेदार होते हैं वो राजनीति के दिग्गज और धुरंधर कहे जाते हैं। ठीक ऐसा ही माहौल एक बार फिर यहाँ बन रहा है, और आज हमारे साथ मौजूद हैं युवा सांसद हरिद्वार को, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है संसद भवन में, और इनके वक्तव्य आप समय समय पर सुनते आए होंगे। विनय कुमार जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके तमाम दर्शकों का भी। और आपने, क्योंकि संसद भवन में भी आपने अपना जो अभिभाषण है वो भी दिया, इस पूरे माहौल को आप किस नज़रिए से भी देख रहे हैं? देखिए, मैं चूँकि इसमें किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इस बात को ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमेशा ही लोकसभा सीट की दृष्टि से सबकी इच्छा रहती है कि यहाँ से चुनाव लड़ा जाए। चुनावी समीकरणों के हिसाब से सब लोग यहाँ पर अपने आप को फिट बैठता हुआ देखते हैं, लेकिन विकास के नज़रिए से, विकास के दृष्टिकोण से, समानता के दृष्टिकोण से, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, चिकित्सा के, रोजगार के दृष्टिकोण से किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं रहा है। और अभी तक जो सांसद रहे हैं हरिद्वार जिले से, उनका बहुत खास योगदान आप नहीं मानते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल भी नहीं मानता हूं। मैं ऐसा समझता हूं कि अगर आप, चूँकि मैंने तो लोकसभा को रिप्रेजेंट किया है, तो मैं इस चीज़ को मानता हूं कि उनका एक भी वक्तव्य 2014 के बाद से लगभग 7-8 वर्ष का कालखंड उन्होंने दिया है, और मैं समझता हूं कि एक भी वक्तव्य उनका हरिद्वार के विकास को लेकर के नहीं है। और ये बड़े आश्चर्य की बात है, मैं आपको बता, शिक्षा मंत्री रहे हैं और एक बहुत अहम मंत्रालय, जो मंत्रालय है वो माना जाता है, महत्वपूर्ण मंत्रालय रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण मंत्रालय रहते हुए भी हरिद्वार एजुकेशन की दृष्टि से बहुत कुछ कीर्तिमान स्थापित नहीं कर पाया है। ना तो यहाँ के विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार हुआ, न एजुकेशन की दृष्टि से यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज और बहुत सारे यूनिवर्सिटियाँ इस हरिद्वार को मिले। मैं समझता हूँ कि इसमें एक बहुत बड़ा क्रांति और रिवॉल्यूशन हो सकता था, लेकिन इस तरफ नज़रिया, इस तरफ ध्यान सांसद जी का नहीं रहा है। जी। अभी जो आप माहौल देख रहे हैं, जैसे कि अभी निशंक जो हैं, मौजूदा जो सांसद हैं, उनसे अलग जो दावेदारी है इस बार, वो मुख्यतः देखी जा रही है कि कांग्रेस से हरीश रावत लगातार दावेदारी अपनी कर रहे हैं। हालांकि उन्हें एक बार पहले मौका मिल चुका है। अब आपको क्या लगता है कि किस तरह की उम्मीद बंधी हुई है, क्योंकि अब मैदान में उमेश कुमार भी आ रहे हैं धीरे धीरे, और भावना पांडे एक नया नाम सामने निकल कर आया है, तो इस पूरे माहौल में किस मजबूती के साथ भरोसा किया जा सकता है, किस पर किया जा सकता है, ये आप देखिए हर्षवर्धन जी, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं जिस दृष्टिकोण से सोचता हूँ। चूँकि हरिद्वार का शोषण ज़्यादा हुआ है और विकास के कीर्तिमान स्थापित नहीं हुए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि चाहे वो हरीश रावत जी हों, चाहे वो भावना पांडे जी हों, मैं किसी को भी इस सीट पर रेस में नहीं मानता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान में ग्राउंड स्तर पर अगर कोई व्यक्ति डिजर्व करता है लोकसभा सीट को, तो वो उमेश कुमार जी हो। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं उमेश कुमार का कोई पक्षधर हूँ या पक्ष ले रहा हूँ या उनकी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि एक व्यक्ति ग्राउंड पे लगातार लगा हुआ है और बयानबाजी से हट करके वो व्यक्ति विकास कार्यों को गति देने में ज़्यादा प्रासंगिकता रखता है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा व्यक्तित्व जो ग्राउंड पर जुड़ा हुआ है, धरातल पर है, तो उसकी प्रासंगिकता वर्तमान प्रदर्शन में हरिद्वार लोकसभा चुनाव को लेकर के ज़्यादा देखी जा रही है। हरीश रावत जी की आपने बात कही, हरीश रावत जी को मैं शून्यता पे रखता हूँ, क्योंकि हरीश रावत जी सिर्फ और सिर्फ जब नज़दीक चुनाव आ गया है तो वो नज़र आ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले कहाँ थे, 5 साल हो गए वो हरिद्वार में दिखाई नहीं दिए।
हरिद्वार में उन्होंने कितने काम किए। मैंने क्या ना कि ये सरलता की दृष्टि से हर कोई इस पर चाहता है कि यहाँ पर वो अपने समीकरण फिट बिठा लेंगे, लेकिन इस बार ऐसा है नहीं। मैंने कहा कि समय और परिस्थितियों के अनुसार यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के साथ साथ मानसिक परिस्थिति भी अब बदल रही है। और उमेश कुमार ने हरिद्वार लोकसभा सीट पर आकर के हुआ क्या है कि एक बहुत रिवॉल्यूशन जिस तेज़ी से हुआ है और जिस तेज़ी से काम हुआ है उससे कहीं ना कहीं नज़रिया बदला है। और चाहे वो निशंक जी की आप बात कर रहे थे, तो निशंक जी का ऐसा रहा है कि वो भी अब सक्रिय हो गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब हमें उत्तरदायित्व मिलता है तो हमारी सक्रियता शुरुआत से लेकर के एंड तक वही होनी चाहिए। और तभी अगर हमने काम वाकई में किया है तो हमें लोकसभा में वोट मांगने की ज़रूरत नहीं होती है। हम किसी भी राजनेता को वोट मांगने की आवश्यकता तब होती है जब एक्चुअल में उसने काम नहीं किया होता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो यहाँ पर अपने राजनीतिक समीकरण तलाश रहे हैं सीट पर, वो एक मूंगीला वो कहावत है ना, मुंगेरी लाल के सपने की समान वो चीज़ें सिद्ध होंगी। वाकई में आज इस जिले को विकास की ज़रूरत है। कार्य करने वाला नेतृत्व, राजनेता चाहिए जो सच मायने में काम करता है, जनता के लिए सोचता है, जनता के लिए जीता है। ऐसा व्यक्तित्व अगर आता है तो उसके लिए चांसेस ज़्यादा हैं। अभी हम देख रहे हैं इस पूरे माहौल में, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से एक बड़ा चेहरा डॉक्टर निशंक है, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उनकी दावेदारी हमेशा से ही मजबूत रही है और इस बार भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का उनके पास बैनर है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, इन बड़े चेहरों पर जो पब्लिक है वो कहीं ना कहीं अपना रुझान रखती है। उससे अलग यहाँ एक नया दावेदार जो आपको देखने को मिला होगा, भावना पांडे, उनकी सक्रियता को आप किस नज़रिए से आप देखते हैं? कितना दमखम वो चुनाव में लगा रही हैं, कितना उनको जो जन समर्थन है वो हासिल होगा, और जिस तरह की वो राजनीति करना चाहती हैं, क्या आप उस राजनीति को? भावना पांडे जी अपनी तैयारी कर रही हैं, अच्छी बात है। लेकिन इसके इतर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि आज हमको बयानबाजी से इतर होकर के, बयानबाजी से ऊपर उठ करके और सहिष्णुतापूर्ण हमारा एक जो शब्दकोश होता है, जो शब्दों की एक मर्यादा होती है, जो नैतिकता वाली मर्यादाएं होती हैं, वो आज भी लोकतंत्र को मजबूत करती हैं। उत्तराखंड की राजनीति में मैंने सबसे ज़्यादा देखा है कि यहाँ भाषा शैली नहीं है, गरिमा नहीं है, चाहे यहाँ के मुख्यमंत्री हों, चाहे यहाँ के विधायक हों। मैं कह रहा हूँ थर्ड क्लास की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जबकि ये देवभूमि है। पूरे भारतवर्ष के सारे प्रदेशों में, मैं समझ उत्तर प्रदेश, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, आप साइड कर दीजिए, हमारी अपनी एक गरिमा है, शब्दों की एक मर्यादा है। और लोकतांत्रिक दृष्टि से यहाँ पर मर्यादाएं और मानवीय मूल्य नेता खो चुके हैं। थर्ड क्लास की लैंग्वेज यूज करते हैं जो शोभा नहीं देती। आज इस प्रदेश को और इस लोकसभा हरिद्वार को ज़रूरत है एक ऐसे राजनेता की जो भाषा शैली से, भाषणों से ऊपर उठ करके विकास को महत्व देता हो, जो आज भी रोटी कपड़ा मकान को महत्व देता हो, जो आज भी गरीबी और मजदूरी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अपने पूरे नैतिक बल के साथ तत्पर रहता हो। ऐसा व्यक्तित्व को आज भी जनता सपोर्ट करती है और ऐसा आएगा तो ही काम करेगा। देखिए, भावना पांडे का कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि भावना पांडे जी को बयानबाजी से, भाषा शैली की संयम को बरतते हुए अपने विकास कार्यों पर फोकस करना चाहिए, धरातल पर उतर करके काम करना चाहिए। और अगर रियलिटी में वो ऐसा करती हैं, देखिए एक मैं जैसे चूँकि यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, जिस तरीके से खानपुर विधानसभा को उमेश कुमार ने जीता, मैं इसका एक एनालिसिस कर रहा हूँ। उत्तराखंड की 70 विधायकों को ये एक सीखने का विषय है इस सीट से कि एक व्यक्ति आता है, बहुत कम समय में साइलेंट होकर के काम करता है, एक स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग के तहत, और वो व्यक्ति एक बड़ा रिवॉल्यूशन कर देता है। और वो भी एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो कई सालों से अधीनस्थ है उस सीट पर। आखिर कौन से एथिक्स रहे होंगे, कौन से प्रिंसिपल रहेंगे, कौन सी चीज़ें रही होंगी। ठीक है, मैं समझता हूँ कि देखो, आप एक बड़ी कम्युनिटी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जाहिर सी बात है, हमारे पास कुछ ऐसे एजेंडे होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, और हम काम करते हैं तो लोगों का झुकाव हमारे प्रति होता है। और आज भी विकास को, देश की जो सामाजिक रूप से जो पढ़ी लिखी जनता है, विकास कार्यों को अधिक महत्व देती है। आज भी झूठे वायदे, झूठी अफवाहें, झूठी बयानबाजी पर हम अधिक समय तक राजनीति नहीं कर सकते। और आज इस खानपुर विधानसभा की 70% जनता का झुकाव अगर उमेश कुमार ने अपनी तरफ किया है, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उनका मेहनत और पुरुषार्थ उनका निहित होगा। मैं उनके कुछ पक्षधर की दृष्टि से इस बात को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि आप अगर उमेश कुमार का विरोध करते हैं, उन पर बयानबाजी करते हैं, कटाक्ष करते हैं, कुटाराघात करते हैं, जितना भी इस विधानसभा के अंदर, इस प्रदेश के अंदर आप प्रतिपल
उमेश कुमार का विरोध करते हैं, उसी पल आप उनको उतना ही मजबूत कर रहे हैं लगातार। आपको इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप एक राजनेता को जितना टारगेट कर रहे हो, आप उतना ही उसको और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। ज़रूरत है आप साइलेंट होकर के काम करें, ग्राउंड पे काम करें, अपने लोग तैयार करें, जनता को मजबूत करें, अपनी वोट बैंक की पॉलिसी पे काम करें, अपना अच्छा मैनेजमेंट तैयार करें, और वही चीज़ें आपको जिताने में और आगे एक मजबूत नींव रखने में कारगर साबित होती हैं। ये एक हम भूमिका जो थी हमने जो बनाई है लोकसभा की, आप हरिद्वार लोकसभा को एक यूथ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं रिप्रेजेंट करते हैं आप पार्लियामेंट में, आपका वक्तव्य भी मैंने देखा है, राजनीति को आप करीब से देखते हैं, समझते हैं। आप जब पहली बार आपने जो वक्तव्य दिया संसद भवन में, उस वक्त का माहौल आपको कैसा लगा और किस तरह की वाइब्स आपके अंदर आई, क्या लम्हे होते, क्योंकि ये कोई आसान बात नहीं होती है किसी भी। देखिए हर्षवर्धन जी, आप बहुत प्रखर वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि जब हम पुरुषार्थ करते हैं और पुरुषार्थ के साथ साथ जब हमारा दृढ़ निश्चय और संकल्प होता है, ईमानदारी के साथ हम अपने ध्येय को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जिन चीज़ों को हम सोचते हैं उनको हम धीरे धीरे घटित होना भी देखते हैं। तो उत्तराखंड से, हरिद्वार से मुझे कई बार एड्रेस करने को मिला लोकसभा को, और मैंने एड्रेस भी किया देश के तमाम जो वरिष्ठ राजनेता हैं उनके सामने, केंद्रीय सभागार में जो लोकतंत्र का मंदिर है, जहां बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर के और देश के तमाम बड़े बड़े राजनेता, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे विपक्ष के लीडर हों, चाहे सरकार पक्ष के हों, जिन्होंने बैठ कर के नीतियों का निर्माण किया, उस सदन में बोलना, अपनी बात रखना, पक्ष रखना, अपनी संस्कृति पर बोलना, मैं समझता हूँ कि बहुत ही गौरवान्वित वो क्षण होते हैं, वो पल होते हैं, और मुझे उस पल का साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं समझता हूँ कि आप सौभाग्यशाली एक और महीने में भी हैं, क्योंकि अब नए संसद भवन में हम जो है अब वक्तव्य देख रहे हैं, एक शिफ्ट हो गए नए। नहीं बिल्कुल, क्योंकि पुराने संसद भवन की जो यादें हैं वो कुछ ही चुनिंदा लोगों के पास रहेगी आने वाले भविष्य में। हाँ, आप उनके साक्षी हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। जब हम लोग पढ़ना, जैसे हम लोग पढ़ते थे 5वीं क्लास में, 6वीं क्लास में, तो संसद का चित्र जो हम टेलीविज़न पर देखते थे, आज भी उस चित्र को दिलो दिमाग से निकालना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम भले ही नए सदन में प्रवेश कर चुके हों, लेकिन पुराने सदन के साथ साथ हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। लेकिन नए सदन में जाने का मतलब ये नहीं है कि हम नई बिल्डिंग में पहुंच गए, हमारे पास जिम्मेदारी और जवाबदेही उतनी ज़्यादा बढ़ गई है। और उस रूप से भी मैंने इस बात को कई बार कहा है, और आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ कि चाहे वो हरिद्वार के लोकसभा को रिप्रेजेंट करने वाले आदरणीय निशंक जी हों, चाहे वो हरीश रावत जी हों, वो भी सांसद रहे हैं, तो राजनेताओं को आज चाहिए कि हम अपनी जवाबदेही तय करें, और अपने लोकतांत्रिक दृष्टि से, संवैधानिक दृष्टि से जो हमारा हमको जनता जिस लिए भेजती है, हम कम से कम उनके मुद्दों को मरने न दें, संसद में खामोश न रहें। क्योंकि जब संसद खामोश हो जाती है, एक कथन है, तो सड़कों पे फिर जनता निकल पड़ती है। तो कभी भी संसद में हमेशा जनता के जो मुद्दे हैं वो उठते रहने चाहिए, और हमें जो जिम्मेदारी मिली है हम उसका ईमानदारी के साथ पालन करें। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये नैतिक जिम्मेदारी होती है। एक तो मैं चाहूँगा कि हम स्क्रीन पर आपका जो अभिभाषण है उसको भी चलाएंगे, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो हमारा यूथ है उसको देखना चाहिए, और जितनी आप जिम्मेदारी से, जितनी आपने जोश से वक्तव्य आपने रखा, वाकई में उससे काफ़ी कुछ सीखने को है। लेकिन उससे अलग मैं सिर्फ ये भी जानने का प्रयास करूँगा कि उस वक्तव्य पर आपको सबसे बड़ा जो एप्रिसिएशन है वो किससे आपको मिला, जो आपकी ज़िंदगी में हमेशा आपको याद आएगा और आपको मोटिवेट करेगा? देखिए, कई बार ऐसा रहा है, चाहे वो स्वामी रामदेव जी की बात हो, और कई चाहे वो ओम बिरला जी हों, जब उन्होंने मुझे सुना, और चाहे कई केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा के और लोकसभा के सांसदों ने सुना, उन सब ने भी बहुत सराहना और तारीफ़ की, और उन्होंने खुले कंठ से इस बात के लिए सराहना की। मैं समझता हूँ कि जब हम मंच पे बोलते हैं, हमने हमेशा से एक चीज़ पे फोकस किया है कि हम ज़िंदगी में निरंतर अगर सीखते हैं और अपने आप को शून्यता पे रखते हैं, हमको कितना भी बड़ा मंच मिल जाए, चाहे संसद का मंच हो, चाहे पतंजलि योगपीठ का मंच हो, चाहे कोई सा भी मंच हो, हम हमेशा अगर ये देखते हैं कि हम आज भी शून्यता पे हैं, तो वाकई में हम जो कहते हैं लोग उसको सुनते हैं, और जो लोगों का जो ध्येय होता है हमारे प्रति ना, वो हमसे ऐसी चीज़ें ग्रहण करना चाहते हैं जो समाज के लिए उपयोग साबित हो सकती हैं। तो बाबा रामदेव जी का भी समय समय पे बहुत आशीर्वाद मिला, लोकसभा स्पीकर जी का भी मिला, और उत्तराखंड से भी कई नेताओं का आशीर्वाद मिला है, खास करके हरिद्वार से तमाम लोगों का मुझे आशीर्वाद, रुड़की से उनका सहयोग और अपेक्षाएं मिलती रहती हैं। तो उसको ध्येय को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और सबका आशीर्वाद है, तो हम निरंतर इस
प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें सबसे आर्थिक रूप से जनसंख्या की दृष्टि से बढ़े हैं। अभी तो भारत देश के लोकतंत्र ने पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को चलाने वाली पॉलिसी हमने दी है। पूरी दुनिया को जीवन जीने की कला सिद्धांत हमने दिए हैं, भारत देश ने दिए। हमारी सिविलाइजेशन मिस्र की, यूरोप की जो सभ्यताएं थी, उनसे कई ज़्यादा महान सभ्यता हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता रही है। मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है, हड़प्पा की खुदाई में जो स्नानागार हमको प्राप्त हुए, आप देखो कि हमारा जो भारत का जो इतिहास रहा है बहुत व्यापक है। चाणक्य ने दुनिया की सबसे बेहतरीन नीति पूरी दुनिया को दी है, वो चाणक्य भारत से निकले। आप देखो कि बिहार की पृष्ठभूमि से एक ऐसा व्यक्तित्व निकल सकता है जो पूरी दुनिया को राजनीतिक व्यवस्थाएं दे सकता है। हमारे पास आज भी बहुत सारी विरासत है, युवा आज इसको सीखना नहीं चाहते। देखिए, राजनीति में आना बिल्कुल भी गलत नहीं है, युवा राजनीति में आ सकते हैं आज भी राजनीति में आने के लिए, लेकिन युवाओं के पास एक नज़रिया होना चाहिए, एक व्यापक एक दृष्टिकोण होना चाहिए। और सरकार भी प्रतिबद्धता तय करे कि आज हमारा नवीन संसद तो बन गया है, लेकिन नवीन संसद के साथ साथ नए युवाओं को भी उस सदन में मौका मिले, क्योंकि आज भी वही 10-12% हम युवाओं की भूमिका, 15-16% महिला सांसदों की भूमिका सुनिश्चित कर पा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसलिए नहीं है कि भाई युवाओं के पास अनुभव नहीं है, अनुभव एक अलग विषय हो गया, लेकिन युवा जब राजनीति में चिंतन करेगा, विचार विमर्श करेगा, तो देश को और भी बेहतर नज़रिया, और भी बेहतर दृष्टिकोण, विकास के नए आयाम मिलेंगे। तो गवर्नमेंट को भी मैं चाहता हूं कि इस दिशा में, हमने हालांकि बहुत बार आर्टिकल्स भी भेजे हैं इस तरीके से, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो, कई आर्टिकल्स हमने भेजे, पॉलिसी भेजी हैं। हमारा पूरे भारतवर्ष में जो अच्छे स्पीकर्स हैं उनका ग्रुप है, हम लोग डिस्कशन करते हैं कि युवाओं के लिए क्या बेहतर पॉलिसी हो सकती हैं, किस तरीके से विधानसभाओं के अंदर। देखो, सबसे बड़ा चेंजेस हमको लाना पड़ता है विधानसभाओं के। देश के अंदर 4000 से ज़्यादा MLA हैं और 545 देश के अंदर लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि एक जो विधानसभा होता है, जो विधायक होता है, अगर विधायक सच मायने में नैतिकतापूर्ण अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने नियमों का पालन करे, तो इस देश के अंदर जो करप्शन है, इसके अंदर जो खराब सड़कें हैं, जो आज भी आप मुझे बताओ उत्तराखंड के अंदर गांव में आज भी महिलाओं को डिलीवरी के लिए, प्रसव कराने के लिए चारपाई पे, खटिया पे ले जाना पड़ता है। हम कितने बदले, वीरचंद गढ़वाली, इंद्रमणि बड़ौनी के सपनों के नाम पर हम वोट बैंक की राजनीति करते हैं, लेकिन आज भी गांव तक सड़कें नहीं पहुंची हैं। तो इसलिए जब हम यहाँ पर बैठे हैं, जब हम खानपुर विधानसभा के अंदर बैठे हैं, रुड़की विधानसभा के अंदर बैठे हैं, तो एक विधानसभा हमारे पास रोल मॉडल के रूप में होनी चाहिए, जिससे हम सीख लें। जी, उमेश कुमार का आपने नाम लिया था, मैं उमेश कुमार का जिक्र ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, राजनीति में हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, हमारे कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है, ना हम उनको कोई रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आप देखो कि आपदा आई और इस आपदा के समय में सारे राजनेता बिल में घुस गए। प्रणब चैंपियन बाहर, आप गोवा में घूम रहे हैं, आप पिकनिक मना रहे हैं, यहाँ पे लोग दम तोड़ रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं है। आपकी विधानसभा है और ज़रूरी थी, अगर आप विधायक नहीं थे तो आपने जो काम विधायक रहते हुए किया उससे ज़्यादा जवाबदेही आपकी थी, क्योंकि आपको इलेक्शन की तैयारी करनी है। तो एक व्यक्ति पानी में उतर गया, वो लगातार काम कर रहा है, दिन रात रेस्क्यू टीम लगा दी है, लोगों का सपोर्ट कर रहा है, किसी की डिलीवरी होनी है, मैंने देखी वो वीडियोस, मैंने देखे, तमाम विजुअल्स हमने देखे, वो व्यक्ति लगातार कर रहा है। तो आप, वो व्यक्ति जब लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रहे हैं, आप नहीं निकाल सकते, आप बयानबाजी से नहीं उसको बाहर कर सकते। मैं कह रहा हूँ, आप उस पर कितना भी आरोप लगा दीजिए, प्रत्यारोप कर लीजिए, कितनी भी तर्क कुतर्क कर लीजिए, आप उसको मजबूत कर रहे हैं और जनता के बीच से उस व्यक्ति को आप नहीं निकाल सकते हैं। और उसका तोड़ आपके पास नहीं, उसका तोड़ एक ही है कि आप विकास के पैमाने पर काम करें, आप अच्छी हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं हैं उनको बेहतर बनाने के लिए काम करें, आप रोजगार के संसाधन क्रिएट करें, यहाँ पर किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है बेहतर पॉलिसी का, आप इस पर काम करें। बयानबाजी के दम पर हम इलेक्शन नहीं जीत सकते, माहौल तो बना सकते हैं, लेकिन वो माहौल बहुत अधिक समय तक नहीं, एक समय तक होता है कि फिर हम ज़्यादा बयानबाजी करते हैं, हंसी का पात्र बन जाते हैं। इसलिए जो हम कहते हैं उसको हम पहले धरातल पर लाएं, काम करें। और इसीलिए मैंने फिर बोला, उमेश कुमार सबसे सफल विधायक इसीलिए हुए हैं कि उमेश कुमार ने चीज़ों को बहुत सिस्टमेटिक किया है इस विधानसभा के अंदर। आप एक बात बताइए, वो एक व्यक्ति, चाहे वो रोडों का काम हो, चाहे वो हॉस्पिटल की बात हो, चाहे वो ICU लाने की बात हो, ठीक है, कहीं ना कहीं आप एक जनता गैराज खोल दिया, ये क्या है, एक माइंड ही तो काम कर रहा है। जनता आ रही है, अपनी सुनवाई समस्याओं को लेकर के आ रही है, हम उसकी सुनवाई कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं हर्षवर्धन जी, ये किसी भी विधायक को मजबूत बनाती हैं, ये पॉलिसी है।
पॉलिसी मेकर के तौर पर अगर हम काम करेंगे बयानबाजी से हटके, तो हम सच मायने में अगर हम अपने आप को एक फाइटर के रूप में देखना चाहते हैं तो मजबूती के साथ उस व्यक्ति से लड़ सकते हैं, अन्यथा कोई विकल्प नहीं है। विनय कुमार जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे दिमाग में आया कि आज की जो जनरेशन है और उसमें सोशल मीडिया का जो योगदान है, एक बहुत बड़ा तबका जो है वो राजनीति में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखता है। इसी वजह से अज्ञानतावश हम एक गलत व्यक्ति को चुन लेते हैं और ये जो संभावना है इसकी, ये तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब एक बड़ा जो यूथ अपना जो है वो अन्य गतिविधियों पर ध्यान देकर राजनीति पर अपने आप को मौन कर लेता है या उसको इग्नोर कर देता है। ये कितना घातक है लोकतंत्र के लिए, बहुत हर्षवर्धन जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से रील्स ने इस देश के युवाओं के प्रति एक गलत माहौल पैदा किया है। देखो, हम जो परोस रहे हैं हमारा परसेप्शन भी वैसा ही बनता है चीज़ों के प्रति। अगर हम 10 साल के 15 साल के बच्चों को, लड़कियों को अगर वही हम नग्नता परोसेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे समाज के अंदर असहिष्णुता ही पैदा होगी, हमारे समाज के अंदर गलत कृत्य ही पैदा होंगे। ज़रूरत है कि आज आप देखो कि ना, एक तरफ तो हम 24 घंटे रील्स के अंदर अब क्या दिखाया जाता है, वही दीपिका पादुकोण के वही स्टेटस, किसी स्टार का कुत्ता गुम हो जाता है, ठीक है। तो जो रील्स के माध्यम से आज नग्नता परोसी जा रही है, विभिन्न जो क्योंकि और इसमें सबसे बड़ी भूमिका बॉलीवुड की है। बॉलीवुड आज सबसे ज़्यादा नंगा नाच कर रहा है रील्स पे। जितने भी स्टार हैं उनको कोई काम नहीं है पूरे दिन से, पूरे सुबह से लेकर के तक, ठीक है। और यूथ उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको अपना आइकन मान रहे हैं, रोल मॉडल मान रहे हैं, अपना आदर्श मान रहे हैं कि हमें आगे भविष्य में इसकी तरह बनना है। और उनका न तो उनके पास चरित्र है, न ईमान है, नैतिक मूल्य है, मर्यादाएं। बॉलीवुड ने इस देश को पूरी तरीके से खोखला कर दिया और इस देश के युवाओं को खोखला कर दिया। आज आवश्यकता है कि हम इंटरनेट के माध्यम से वही चीज़ें परोसी जाएं जो इस देश के युवाओं को प्रेरित करती हूँ। आज हम टेलीविज़न पर, सोशल मीडिया पर राजगुरु भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप को न देखना पसंद करते हैं न सुनना पसंद करते हैं। इस देश में कल थिएटर में सलमान खान की कौन सी मूवी लगने वाली है ये तिथि हमको याद रहती है, लेकिन आज किस महापुरुष का जन्मदिन है ये इस देश के नौजवान भूल जाते हैं। तो जब ये यहाँ स्थिति आ जाती है तब मैं समझता हूँ कि इस देश का युवा पीढ़ी जो 65% है युवा है, जो हम कहते हैं कि हम सबसे बड़ी युवा शक्ति वाला देश है, वो युवा शक्ति गर्त में आज जा रही है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि इस देश के अंदर सेंसर बोर्ड बने न बने, लेकिन इस देश पे ऐसी चीज़ें परोसने वालों के प्रति एक ऐसा कानून बनना चाहिए जो इन चीज़ों को तत्काल प्रभाव से रोके। नहीं तो आने वाले युवा पीढ़ी को हम पूरी तरीके से अंधकार में धकेल रहे हैं, कोई हमारे पास विकल्प नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी भूमि सोशल मीडिया पे, चाहे वो फेसबुक के विभिन्न पेज हों, चाहे गलत इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स हों। अब तो इंस्टाग्राम अपनी मानवीय मूल्य और मर्यादाओं को पूरी तरीके से खो चुका है। इंस्टाग्राम अब एक नग्नता का अड्डा बन चुका है पूरी तरीके से, समझ रहे हो, जिसमें धूम्रपान करना किस तरीके से फूहड़ वाले डांस करना, ठीक है, और गलत चीज़ें परोसना, वो और बच्चे बहुत शौक से देख रहे हैं और माता पिताओं को प्राउड फील होता है। डांस भी जो रील्स पे हो रहे हैं बहुत भद्दे, और माता पिता को ऐसा लगता है कि उनका बच्चा बहुत मॉडर्न हो गया है, उनका बच्चा बहुत, उसको सॉफ्टवेयर की सारी नॉलेज हो गई है, लेकिन वो पूरी तरीके से उस माहौल में जकड़ता चला जा रहा है। और फिर क्या होता है, गलत गेमों में फंस जाता है, गलत चीज़ों में फंस जाता है, माता पिता को पता नहीं चलता, स्ट्रेस में चला जाता है, सुसाइड कर लेता है। सुसाइड के केसेस बड़े हैं। और आप एक बात बताओ, ये चीज़ें तभी दूर होंगी जब हम सोशल मीडिया पे सही चीज़ें परोसना प्रारंभ करेंगे। आज भी अब मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, लोग समझ नहीं पाते हैं कि उनका बच्चा एक्चुअल में 1.5 GB 2 GB डाटा मिल रहा है, वो कहाँ खर्च हो रहा है। भाई 15 साल का 10 साल के बच्चे को सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे क्या चाहिए? 10 अकाउंट बना रखे हैं, 10 अकाउंट उसी में लगे रहते हैं पूरे से। ना तो वो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, ना उनके पास, हाँ ये चीज़ें इसलिए हैं कि अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्षमता है, स्किल है, हम सोशल मीडिया पे उसको डेवलप करें, ठीक है, लेकिन वो ना डेवलप करके हम उस पर गलत चीज़ें परोस रहे हैं और उससे इस समाज के अंदर वायलेंस पैदा हो रहा है और असमंजसता की स्थिति हो रही है और समाज को ये चीज़ें डुबा रही हैं।